हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू सक्सेस प्रतिज्ञा। फ्रेंड्स, हम लोग घटना चक्र पूर्वावलोकन सीरीज कर रहे हैं जिसमें हम देख रहे हैं आधुनिक भारत। आधुनिक भारत के अंतर्गत जो आज चैप्टर हम कवर करेंगे वो है आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। वीडियो शुरू करने के पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? ए मद्रास में, बी बम्बई में, सी अलीगढ़ में और डी कलकत्ता में। सही उत्तर है डी कलकत्ता में। व्याख्या देखते हैं। 1780 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे? ए सर विलियम जोन्स, बी विल्किंस, सी मैक्स मूलर, डी जेम्स प्रिसेप। सही उत्तर है ए सर विलियम जोन्स। 1784 में हेस्टिंग्स के सहयोगी सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की ताकि एशिया के सामाजिक तथा प्राकृतिक इतिहास, पुरातत्व संबंधी कला, विज्ञान तथा साहित्य का अध्ययन किया जा सके। 1791 ईस्वी में बनारस के ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डंकन के प्रयत्नों के फलस्वरूप बनारस में एक संस्कृत कॉलेज खोला गया। अगला प्रश्न, वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ए जोनाथन डंकन, बी वॉरेन हेस्टिंग्स, सी लॉर्ड मैकाले और डी बंकिम चंद्र। सही उत्तर है ए जोनाथन डंकन। अगला प्रश्न कथन कारण का है। कथन दिया है, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग्स के काल में हुई थी और उसने सर विलियम जोन्स के पक्ष में उक्त विद्वत संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। कारण आर है, वॉरेन हेस्टिंग्स स्वयं एक उद्भट विद्वान तथा प्राच्य विद्या का प्रखर समर्थक था जो संस्कृत, फारसी व अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करता था। तो कथन और कारण दोनों सही हैं। नीचे कोड दिए गए हैं। ए कहता है ए और आर दोनों सही हैं और आर कथन ए की सही व्याख्या है। बी कहता है ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं है। सी है ए सही है किंतु आर गलत है और डी ए गलत है किंतु आर सही है। सही उत्तर होगा ए और आर दोनों सही हैं और आर कथन ए की सही व्याख्या है। वॉरेन हेस्टिंग्स 1774 से 85 के ईस्वी के दौरान बंगाल का गवर्नर जनरल था। वह स्वयं एक उद्भट विद्वान तथा प्राच्य विद्या का प्रखर समर्थक था जो संस्कृत, फारसी और अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करता था। उसके सहयोग और समर्थन से ही 1784 ईस्वी में बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई तथा उसने सर विलियम जोन्स के पक्ष में इस संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। चार्ल्स विल्किंस, नथालियन हेलहेड, जोनाथन डंकन आदि ने वॉरेन हेस्टिंग्स के प्रश्रय और समर्थन के तहत ही प्राच्य विद्या के अध्ययन में योगदान दिया था। चार्ल्स विल्किंस द्वारा किए गए भगवत गीता के अंग्रेजी अनुवाद की प्रस्तावना वॉरेन हेस्टिंग्स ने ही लिखी थी। प्रश्नानुसार कथन में दो बातों का जिक्र है, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना और वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा विलियम जोन्स के पक्ष में इसकी अध्यक्षता स्वीकार न करना। वही कारण में उसका स्वयं विद्वान होना तथा प्राच्य विद्या के अध्ययन को प्रोत्साहित करना वर्णित है। यहाँ प्राच्य विद्या के अध्ययन को प्रोत्साहन कथन की दोनों बातों का कारण होना पुष्ट करता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रश्नगत कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या है। आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर बी दिया है जो उचित नहीं है। इसका सही उत्तर ए होना चाहिए। पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी? ए दादा भाई नौरोजी, बी माइकल मधुसूदन दत्त, सी राजा राममोहन राय, डी विवेकानंद। सही उत्तर होगा इसका बी माइकल मधुसूदन दत्त। पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता माइकल मधुसूदन दत्त को प्रदान की गई थी। ला सोसाइटी एशियाटिक की स्थापना 1822 ईस्वी में की गई थी। वर्ष 1829 के शाही शासन द्वारा इसकी स्थापना की पुष्टि कर दी गई थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? ए विलियम जोन्स, बी चार्ल्स विल्किंस, सी ऑप्शन है अलेक्जेंडर कनिंघम और डी जॉन मार्शल। सही उत्तर होगा इसका बी यानी विल्किंस। व्याख्या है, वॉरेन हेस्टिंग्स के काल में चार्ल्स विल्किंस ने भगवत गीता का प्रथम आंग्ल अनुवाद किया जिसकी प्रस्तावना स्वयं वॉरेन हेस्टिंग्स ने लिखी है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतला का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था? ए चार्ल्स विल्किंस ने, बी हेनरी कोलब्रुक ने, सी योहान वुल्फगांग फॉन गेटे ने और डी सर विलियम जोन्स ने। सही उत्तर है इसका डी सर विलियम जोन्स ने। सर विलियम जोन्स वॉरेन हेस्टिंग्स के समय
कलकत्ता उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त हुए। इनकी प्रेरणा पर 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई एवं ये स्वयं इसके सभापति नियुक्त हुए। इस संस्था ने एशियाटिक रिसर्चेज नामक पत्रिका के माध्यम से भारत के अतीत को प्रकाश में लाने का कार्य किया। इसी क्रम में उन्होंने 1789 ईस्वी में कालिदास रचित अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया एवं इसके 5 संस्करण प्रकाशित किए। 8वां प्रश्न, स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य था। ए, छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता। बी, भारतीय संस्कृति को प्रोत्साहित करना। सी, भारतीय लोगों को आधुनिक बनाना जिससे वे राजनीतिक जिम्मेदारी में भाग ले सके। डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ए, छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता। ब्रिटिश राज द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार करवाने के पीछे मुख्य कारण था प्रशासन का खर्च कम करने की चिंता। इसके लिए सरकार शिक्षित भारतीयों की संख्या बढ़ाना चाहती थी जिससे प्रशासन और ब्रिटिश व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की छोटे कर्मचारियों की और बढ़ती हुई जरूरतों को पूरा किया जा सके। अगला प्रश्न, ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे? ए, वुड्स का डिस्पैच 1854। बी, चार्टर्ड अधिनियम 1813। सी, चार्टर्ड अधिनियम 1853। डी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। से उत्तर है बी, चार्टर्ड अधिनियम 1813। 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत कंपनी ने पहली बार शिक्षा के प्रति सरकारी उत्तरदायित्व उठाया। प्रति वर्ष शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए खर्च करने की व्यवस्था इस अधिनियम ने की थी। अगला प्रश्न, वुड डिस्पैच के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? एक है, सहायता अनुदान व्यवस्था यानी ग्रांट्स इन एड शुरू की गई। दूसरा, विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश की गई। तीसरा, शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षण माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की गई। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए, केवल 1 और 2। बी, केवल 2 और 3। सी, केवल 1 और 3। डी, 1, 2 और 3। उत्तर होगा ए, केवल 1 और 2। वुड डिस्पैच या वुड घोषणा पत्र ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड द्वारा 1854 ईस्वी में जारी किया गया। इस घोषणा पत्र में भारतीय शिक्षा पर एक व्यापक योजना प्रस्तुत की गई थी। इस घोषणा पत्र में शिक्षा के उद्देश्य, माध्यम, सुधारों आदि पर विचार किया गया था। इस घोषणा पत्र को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। प्रस्ताव में सरकार ने पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार को अपना उद्देश्य बनाया। उच्च शिक्षा को अंग्रेजी भाषा के माध्यम से दिए जाने पर बल दिया गया, परंतु साथ ही देशी भाषा के विकास को भी महत्व दिया गया। इस घोषणा पत्र के अनुसार लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर कलकत्ता, बम्बई एवं मद्रास प्रेसिडेंसी में एक एक विश्वविद्यालय की स्थापना की व्यवस्था की जाए। इसमें इस बात पर बल दिया गया कि सरकारी शिक्षण संस्थानों में दी जाने वाली शिक्षा धर्मनिरपेक्ष हो। शिक्षा के क्षेत्र में निजी प्रयत्नों को प्रोत्साहित करने के लिए अनुदान सहायता यानी ग्रांट इन एड की पद्धति की सिफारिश भी इसमें की गई। 11वां प्रश्न है, चार्ल्स वुड का आदेश पत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? ए, शिक्षा। बी, व्यापार। सी, प्रशासनिक सुधार। डी, सैन्य सुधार। सही उत्तर है ए, शिक्षा। वुड घोषणा पत्र बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड द्वारा 19 जुलाई 1854 को जारी किया गया था। इस घोषणा पत्र में भारतीय शिक्षा पर एक व्यापक योजना प्रस्तुत की गई थी जिसे वुड का डिस्पैच कहा गया। 100 अनुच्छेदों वाले इस प्रस्ताव में शिक्षा के उद्देश्य, माध्यम, सुधारों आदि पर विचार किया गया था। इस घोषणा पत्र को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। प्रस्ताव में सरकार ने पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार को अपना उद्देश्य बनाया। उच्च शिक्षा को अंग्रेजी भाषा के माध्यम से दिए जाने पर बल दिया गया, परंतु साथ ही देशी भाषा के विकास को भी महत्व दिया गया। इसके अनुसार लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर कलकत्ता, बम्बई एवं मद्रास में एक एक विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। अगला प्रश्न, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया। ए, बालिकाओं की शिक्षा को। बी, उच्च शिक्षा को। सी, प्राथमिक शिक्षा को। और डी, तकनीकी शिक्षा को। सही उत्तर है सी, प्राथमिक शिक्षा को। 1854 के पश्चात शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग नियुक्त किया गया। इस आयोग की रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा के सुधार एवं विकास पर विशेष जोर दिया गया था। अगला प्रश्न, प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसने और किस वर्ष की? ए, लॉर्ड रिपन ने वर्ष 1882 में। बी, लॉर्ड विलियम वेडरबर्न ने वर्ष 1885 में। सी, लॉर्ड कर्जन ने वर्ष 1905 में। और डी, लॉर्ड लिटन ने वर्ष 1880 में। सही उत्तर होगा ए, लॉर्ड रिपन ने वर्ष 1882 में। अगला प्रश्न, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई?
ए 15 अगस्त 1903, बी 15 अगस्त 1904, सी 15 अगस्त 1905 और डी 15 अगस्त 1906। सही उत्तर है डी 15 अगस्त 1906। राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम वर्ष 1905 में रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना हुई। 16 नवंबर 1905 को कलकत्ता में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में राष्ट्रीय साहित्यिक, वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा परिषद यानी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन स्थापित करने का फैसला हुआ। 15 अगस्त 1906 को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। 15 प्रश्न है, सैडलर आयोग संबंधित था ए न्यायपालिका से, बी राजस्व व्यवस्था से, सी शिक्षा से और डी पुलिस प्रशासन से। सही उत्तर है सी शिक्षा से। सैडलर आयोग शिक्षा से संबंधित था। वर्ष 1917 में सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की संभावना के अध्ययन तथा रिपोर्ट के लिए एक आयोग नियुक्त किया। डॉक्टर M.E. सैडलर, जो लीड्स विश्वविद्यालय के उप कुलपति थे, इसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए। इस आयोग का यह विचार था कि यदि विश्वविद्यालय शिक्षा का सुधार करना है तो माध्यमिक शिक्षा का सुधार आवश्यक है। इसने वर्ष 1904 के विश्वविद्यालय अधिनियम की कड़ी निंदा की और यह भी बताया कि इससे कॉलेज तथा विश्वविद्यालय शिक्षा का ठीक समन्वय नहीं हो सकता है। अगला प्रश्न, शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया? ए 1919, बी 1917, सी 1921 और डी 1896। सही उत्तर है बी 1917। अगला प्रश्न, 1902 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया। वे कौन थे? ए बाल गंगाधर तिलक और सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बी गोपाल कृष्ण गोखले और रास बिहारी बोस, सी सैयद हुसैन बिलग्रामी और सुरेंद्रनाथ बनर्जी, डी सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरदास बनर्जी। ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर इसका डी सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरदास बनर्जी। वायसराय लॉर्ड कर्जन ने शैक्षिक सुधारों के तहत 1902 ईस्वी में सर टॉमस रैले की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया। इस आयोग के सदस्यों में 2 भारतीय सदस्यों सैयद हुसैन बिलग्रामी तथा न्यायमूर्ति गुरदास बनर्जी को नियुक्त किया गया था। इस आयोग द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित किया गया था। अगला प्रश्न, लॉर्ड मैकाले संबंधित है। ए सेना के सुधारों से, बी सती प्रथा की समाप्ति से, सी अंग्रेजी शिक्षा से और डी स्थायी बंदोबस्त से। सही उत्तर है सी अंग्रेजी शिक्षा से। व्याख्या देखते हैं। भारतीय शिक्षा पद्धति में भाषा संबंधी विवाद पर अपना विवरण देने के लिए विलियम बेंटिंक ने अपनी काउंसिल के विधि सदस्य लॉर्ड मैकाले को लोक शिक्षा समिति का प्रमुख नियुक्त किया। मैकाले ने भारत में शिक्षा हेतु अंग्रेजी भाषा का समर्थन किया था। अगला प्रश्न, भारत में औपनिवेशिक काम में अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत किस क्षेत्र से संबंधित था? ए रेल, बी शिक्षा, सी सिंचाई, डी गरीबी हटाओ। सही उत्तर है बी शिक्षा। भारत में औपनिवेशिक काल में अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत यानी द थ्योरी ऑफ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित था। इस सिद्धांत का अर्थ था कि शिक्षा समाज के उच्च वर्ग को ही दी जाए। इस वर्ग में छन कर ही शिक्षा का असर जन सामान्य तक पहुँचे। मैकाले का कहना था कि सीमित साधनों से समस्त जनता को शिक्षित करना असंभव है। अगला प्रश्न, भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक थे। ए चार्ल्स वुड, बी मैकाले, सी J.S. मिल और डी कार्नवालिस। सही उत्तर है इसका बी मैकाले। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? ए 1813 का चार्टर्ड अधिनियम, बी 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र, सी 1882 का हंटर आयोग या डी 1854 का वुड का डिस्पैच। सही उत्तर होगा इसका बी 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से पड़ी। मैकाले ने भारतीय रीति रिवाजों के लिए अपना तिरस्कार इन शब्दों में व्यक्त किया। यूरोप की एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी का एक कक्ष भारत और अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है। लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में 7 मार्च 1835 के प्रस्ताव द्वारा मैकाले का दृष्टिकोण अपना लिया गया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किससे या किन से भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? 1 1813 का चार्टर्ड एक्ट, 2 जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, सी प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी केवल 1 और 3 और डी 1, 2 और 3। तो सही उत्तर है डी 1, 2 और 3। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा की प्रचलित प्रणाली को हतोत्साहित किया तथा पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया।
1813 के चार्टर अधिनियम में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने के प्रावधान को अपनाया गया। 1823 में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया, जिसकी जिम्मेदारी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए देने की थी। समिति में 10 यूरोपीय सदस्य थे। इसके बाद गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिक के शासनकाल में 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। भारत में आंग्ल शिक्षा के समर्थकों का नेतृत्व मुनरो एवं एल्फिंस्टन, जबकि एच.टी. प्रिंसेप प्राच्य शिक्षा के समर्थकों के नेतृत्व करता थे। अगला प्रश्न, किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई? ए. लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिक, बी. लॉर्ड हार्डिंग, सी. लॉर्ड मिंटो, डी. लॉर्ड डलहौजी। सही उत्तर है इसका ए. लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिक। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिक के शासनकाल में 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। भारत में आंग्ल शिक्षा के समर्थकों का नेतृत्व मुनरो एवं एल्फिंस्टन ने किया था, जबकि एच.टी. प्रिंसेप प्राच्य शिक्षा के समर्थकों के नेतृत्व करता थे। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, बम्बई की स्थापना किस वर्ष में हुई? ए. 1857, बी. 1881, सी. 1885 और डी. 1905। सही उत्तर है 1857। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहे जाने वाले 1854 की चार्ल्स वुड के डिस्पैच के आधार बनाकर लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर ब्रिटिश भारत में 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास एवं मुंबई की स्थापना 1857 में की गई थी। अगला प्रश्न, किसके सतत प्रयत्नों से मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? ए. दयाराम गिंडुमल, बी. डी.के. कर्वे, सी. रमाबाई, डी. महादेव गोविंद रानडे। सही उत्तर है बी. डी.के. कर्वे। डी.के. कर्वे के सतत प्रयत्नों से वर्ष 1916 में बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। ये महाराष्ट्र के समाज सुधारक एवं सामाजिक कार्यकर्ता थे। इन्होंने विधवाओं के उत्थान के लिए विधवा विवाह प्रतिबंध निवारक मंडली की भी स्थापना की थी। 1896 ईस्वी में इन्होंने पूना में विधवा गृह की स्थापना की थी। उन्होंने स्वयं एक ब्राह्मणी विधवा से विवाह किया था। वर्ष 1958 में इन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया। अगला प्रश्न, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था? ए. जस्टिस रानडे, बी. फिरोज मेहता, सी. बी.जी. तिलक और डी. दयानंद सरस्वती। सही उत्तर है इसका सी. बी.जी. तिलक। डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना 1880 ईस्वी में मूलतः न्यू इंग्लिश स्कूल के प्रारंभ के साथ पुणे में की गई थी तथा 1884 ईस्वी में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की औपचारिक रूप से गठित की गई। इस संस्था के संस्थापकों में वी.के. चिपलुंकर, बी.जी. तिलक, एम.बी. नामजोशी और गोपाल गणेश आगरकर प्रमुख थे। जस्टिस रानडे इस सोसाइटी के संस्थापक नहीं बल्कि इसके 5 संरक्षकों में से एक थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? ए. हिंदू कॉलेज कलकत्ता, बी. दिल्ली कॉलेज, सी. मेयो कॉलेज, डी. मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। सही उत्तर ए. हिंदू कॉलेज कोलकाता। राजा राम मोहन राय आधुनिक शिक्षा के सबसे प्रारंभिक प्रचारकों में से एक थे। 1817 ईस्वी में इन्होंने डेविड हेयर एवं अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। मेयो कॉलेज की स्थापना 1875 ईस्वी में अजमेर में, मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में एवं दिल्ली कॉलेज की स्थापना 1824 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई? ए. 1876, बी. 1891, सी. 1875 और डी. 1874। सही उत्तर है सी. 1875। डेविड हेयर एवं अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की? ए. हेनरी लुइस विलियम डेरोजियो, बी. ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सी. केशव चंद्र सेन और डी. राजा राम मोहन राय। तो सही उत्तर है डी. राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न, भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान शैक्षणिक संस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए जिसमें संस्थान दिए गए उनके संस्थापक दिए गए हैं। एक है बनारस का संस्कृत कॉलेज विलियम जोन्स, 2 कलकत्ता मदरसा वॉरेन हेस्टिंग्स और 3 है फोर्ट विलियम कॉलेज आर्थर वेलेजली। उपर्युक्त युग्मों में से कौन सा या कौन से सही सुमेलित हैं? ए. 1 और 2, बी. केवल 2, सी. 1 और 3 और डी. केवल 3। सही उत्तर इसका बी. केवल 2। युग्मों का सही सुमेलन इस प्रकार है। 1. बनारस का संस्कृत कॉलेज जोनाथन डंकन 1791 ईस्वी में,
2 कलकत्ता मदरसा वॉरेन हेस्टिंग 1780 ईस्वी में। 3 फोर्ट विलियम कॉलेज लॉर्ड रिचर्ड कोले वेलेजली 1800 ईस्वी में। अतः विकल्प बी सही उत्तर होगा। 31वां प्रश्न है, वेलेजली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस लिए की थी? ए, उसे लंदन में स्थित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ऐसा करने के लिए कहा था। बी, वह भारत में प्राच्य ज्ञान के प्रति अभिरुचि पुनः जागृत करना चाहता था। सी, वह विलियम कैरी तथा उसके सहयोगियों को रोजगार प्रदान करना चाहता था। डी, वह ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना चाहता था। सही उत्तर होगा डी, वह ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना चाहता था। अगला प्रश्न, पहले इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कलकत्ता में ईस्ट इंडिया कंपनी के तत्कालीन गवर्नर जनरल वेलेजली द्वारा 10 जुलाई 1800 को फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। इस कॉलेज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश सिविल सेवकों को भारत में प्रशासन हेतु फारसी और हिंदुस्तानी भाषा की शिक्षा देना था। 32 प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के संदर्भ में कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? 1, इसकी स्थापना 10 जून 1800 को कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स में हुई थी। 2, इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना था। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट है ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों और डी न तो 1 न ही 2। सही उत्तर है बी केवल 2। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी? ए, बाल गंगाधर तिलक, बी, स्वामी विवेकानंद, सी, महात्मा गांधी और डी, मदन मोहन मालवीय। तो सही उत्तर है डी, मदन मोहन मालवीय। भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए मदन मोहन मालवीय ने प्रबल रूप से वकालत की थी। मदन मोहन मालवीय अग्रणी राष्ट्रवादी तथा देशभक्त थे। वे आरंभ में एक स्कूल अध्यापक तथा बाद में व्यवसाय से वकील रहे। अगला प्रश्न, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास निम्न में से किसने किया था? ए, मदन मोहन मालवीय, बी, महाराजा विभूति नारायण सिंह, सी, लॉर्ड हार्डिंग, डी, एनी बेसेंट। तो सही उत्तर है सी, लॉर्ड हार्डिंग। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास 4 फरवरी 1916 को बसंत पंचमी के दिन तत्कालीन वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया? ए, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़, बी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ, सी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी और डी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। तो सही उत्तर है सी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी। दिए गए केंद्रीय विश्वविद्यालयों में से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी को सबसे पहले केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया था। इसकी स्थापना का श्रेय 1916 ईस्वी में महामना मदन मोहन मालवीय जी को जाता है। तो यहाँ ये चैप्टर ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।